स्टूडेंट अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप देखिए, पहले हमने उदाहरण देख लिया। अब देखिए गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत से कुछ प्रत्यय या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ बातें बताई। तो उन्होंने क्या बताया कि जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है वो क्या कहता है। वो कहता है कि कोई भी जो मनुष्य होता है, कोई भी जो व्यक्ति होता है या कोई भी जो सीखने वाला होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे सामने लक्ष्य होता है उसके लिए। तो इसमें जैसे इन्होंने एक चिंपांजी को दिखाया है, अपने चिंपांजी को देखा था कि चिंपांजी को भूखा रखा गया, तो उसका लक्ष्य क्या था, अपनी भूख को शांत करना। तो अपनी भूख को शांत करने के लिए उसका लक्ष्य बन गया क्या, भूख को शांत करना। अब जब भूख को शांत करना था, क्योंकि वो पिंजरे में बंद था, एक रूम में बंद किया गया था, एक कमरे में बंद किया था, तो उसके सामने बाधा ये आई कि वो भोजन था जो वो देख तो रहा था, लक्ष्य जैसे हमें दिखता तो है, लेकिन उसको प्राप्त करने में बाधाएं आती है। ऐसे ही सुल्तान के सामने भी क्या आ रही थी, बाधाएं आ रही थी। तो लक्ष्य हमारा होता है, लक्ष्य के बाद हमारे सामने क्या आती है, बाधाएं आती है। अब जब बाधा आई तो क्या पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। जैसे अपने ऊपर भी आप लेकर देखो कि आपका कोई लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य के अंदर आपको प्राप्त करने में थोड़ी सी भी कहीं बाधा आती है तो आपके अंदर तनाव पैदा होता है कि नहीं यार, ये पता नहीं कैसे हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। तो ये जो हम सोचते हैं ये हमारा क्या होता है, तनाव होता है। तो ऐसे सुल्तान के अंदर भी तनाव आया कि भूख तो लगी है लेकिन मैं भोजन को प्राप्त कैसे करूँ, वो मेरे से, मेरी पहुँच से दूर है, मैं उस तक कैसे पहुँचूँ। तो फिर अचानक से उसने प्रत्यक्षीकरण किया, संपूर्ण समग्र प्रत्यक्षीकरण किया, जो कि गेस्टाल्टवाद का जो अपने आप में जो शब्द है, गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा को, वो अपने आप में ये बताता है समग्रवाद या संपूर्णवाद या पूर्णाकार। तो जब उसने संपूर्ण का परीक्षण किया, तो जैसे सुल्तान ने परीक्षण किया तो उसने संगठन किया, उसको छड़ियाँ दिखाई दी, उसको बॉक्स दिखाई दिए, जिसके माध्यम से उसने सोचा कि अपने इस भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे सामने भी हमारे लक्ष्य के अंदर कोई बाधा उत्पन्न होती है, फिर तनाव आता है, तो हम भी क्या करते हैं, हम अपनी अंतर्दृष्टि से, हम अपनी सूझ से क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम उसको जो समस्या है हमारे सामने उसको किसी तरीके से सॉल्व करें। जब सॉल्व करने की ओर जाते तो अचानक से जब हमारे दिमाग में बात आती है कि हाँ, ये तो समस्या ऐसे हल हो सकती थी, ये तो ऐसे हो सकता है, तो उस को लेकर हम क्या करते हैं, उसको लेकर हम संगठन करते हैं जिससे वो अपनी समस्या हल हो जाए। ऐसा ही सुल्तान ने किया, ऐसा ही हम भी जीवन में करते हैं। अब देखिए, मान लो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं। जैसे मान लो राशन की समस्या है या कोई और किसी की समस्या है, या ये मान लो कि पढ़ाई की समस्या है आपकी, कि हम पढ़ें कैसे, हमारे कॉलेज लग नहीं रहे हैं, कॉलेज बंद हैं, और हमें तैयारी भी करनी, हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो अब अचानक से आपके दिमाग में ये बात आई होगी, किसी के दिमाग में बाधा तो ये आ गई, कॉलेज जा नहीं सकते, लॉकडाउन है, बाधा उत्पन्न हुई, लक्ष्य था हमें पढ़ना है, हमें तैयारी करनी है, तो बाधा क्या आ गई, लॉकडाउन बीच में। अब उससे क्या हुआ, तनाव भी, तैयारी कैसे होगी, पेपर कैसे होंगे हमारे, बढ़िया हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सबकी अंतर्दृष्टि अलग अलग से काम करने लगी। किसी ने सोचा चलो अपने पास बुक्स है उससे अध्ययन कर ले, किसी ने ये सोचा होगा कि चलो 1 वीक वगैरह है या कोई और संसाधन है उससे पढ़ाई कर लें, किसी ने नोट्स बनाए होंगे, कक्षाएं लगी, कहते होंगे चलो तब तक अपने वही रिवाइज कर ले। तो ये सब अंतर्दृष्टि का परिणाम। और किसी ने, जैसे अभी मेरे अंदर ये सोच आई अचानक से कि क्यों ना बच्चों की हेल्प अपने वैसे नहीं कर सकते हैं, तो अपने वीडियो के माध्यम से उन उन बच्चों के पास अपना जो सिलेबस है वो पूर्ण करवाएं, और उनके पास जो है अपनी मटेरियल है उनके पास पहुंचाएं। तो ये सब किसका परिणाम हुआ, ये सब परिणाम किसका हुआ, सूझ का ही परिणाम हुआ। तो ऐसा हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी जीवन में उदाहरण अपने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद तनाव के बाद संगठन होता है, और अगर हमारा संगठन किया हुआ सफल नहीं होता है बाय द वे, तो फिर हम क्या करते हैं, पुनः संगठन करते हैं, यानी रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, मैंने पहले जब उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि पहले मैंने वीडियो डाली उसमें जो मैं साथ में नहीं आ पा रहा था, तो क्योंकि तब तक मेरे अंदर ये सूझ पैदा नहीं हुई कि मैं अपने आप को साथ में कैसे दिखाऊं, बच्चों से कैसे रूबरू हूँ। लेकिन अचानक मेरे को सूझ आई कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके माध्यम से दूसरे जो क्लासेज हैं वो भी हम देखते हैं यूट्यूब पर, कि सर हैं वो लाइव आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसी सूझ के परिणाम मैंने भी ये अचानक से ये अपने दिमाग से, अपनी सूझ से ये देखा कि हाँ, इस प्रकार से जाके पढ़ाया जा सकता है। अब और यदि मैं चाहूँ तो मेरे पास यदि वाइट बोर्ड हो तो मैं ये भी प्रयास करने का सोच रहा था कि वाइट बोर्ड पर आपको कुछ कंटेंट हैं वो लिख कर बताए जाएं। तो आप वीडियो सुन रहे होंगे या नोट्स बना रहे होंगे, इसके माध्यम से आपकी तैयारी हो रही होगी, तो यही हमारा प्रयास है। तो चलिए अपने आगे नेक्स्ट जो है अगली स्लाइड देखते हैं।
तो इसके बाद बताया है अधिगम को। जो अधिगम होता है, गेस्टाल्टवादियों ने जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने अधिगम के लिए विशेषताएं निर्धारित की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो गेस्टाल्टवादियों का प्रयोग था उससे कि जो अधिगम है उसकी क्या विशेषताएं होगी, यदि अंतर्दृष्टि या सूझ के आधार पर हम अधिगम करते हैं तो क्या विशेषताएं होगी। तो सबसे पहली विशेषता ये थी कि उन्होंने बताया कि अधिगम की प्रकृति क्या होती है, संज्ञानात्मक होती है। तो व्यवहारवादी ऐसा नहीं मानते थे, वो बुद्धि का योगदान नहीं मानते थे अधिगम में। वो क्या मानते थे कि कोई प्रभाव है, कोई अभ्यास है। इस प्रकार से उन्होंने जो अपने थॉर्नडाइक ने, जैसे आप जानते हो थॉर्नडाइक व्यवहारवादी था, उन्होंने जो अपने मुख्य नियम और गौण नियम दिए थे तो उन्होंने कहीं पर भी ये संज्ञान को बीच में नहीं लेकर आए थे। तो उन्होंने तो वो बताया था जैसे अभ्यास करेंगे, आपको जो लाइनें हैं बताई भी थी मैंने कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो ऐसे उनके जो था मानना था। लेकिन अधिगम की विशेषताओं में जो गेस्टाल्टवादी वो क्या बता रहे हैं कि अधिगम जो होता है उसमें संज्ञानात्मक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, यानी कि अपनी बुद्धि बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। यानी कि जैसे वो अंतर्दृष्टि होगी, अंतर्दृष्टि कहाँ से आएगी, बुद्धि से आएगी। तो इन्होंने पहली विशेषता बताई संज्ञानात्मक। दूसरी विशेषता बताई इन्होंने कि अधिगम धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है। अब देखो, व्यवहारवादी कहते थे कि अधिगम धीरे धीरे होता है, लेकिन गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि जब हम संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो अचानक से सूझ के कारण अधिगम भी धीरे धीरे ना होकर अचानक से होता है। साथ में आपको पिक्चरें भी दी है थोड़ा रोचक बनाने के लिए, उनको भी आप सब देखते रहना। पहले बुद्धि पर आधारित पहला पॉइंट था तो उसमें माइंड दिखाया गया है। दूसरे जो आप देख रहे हो उसके अंदर बताया कि अधिगम धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे हैं और जो उनका दिखाया गया, उनकी पिक्चर या तस्वीर के माध्यम से बताया गया कि अचानक से उनको क्या होता है, अधिगम होता है और उसके बाद वो अपना एक्टिविटी करते हैं। तीसरी जो विशेषता बताई उन्होंने कि ये बताई कि प्राप्त ज्ञान जो होता है, यानी कि गेस्टाल्टवादियों ने ये बताया कि इससे जो प्राप्त ज्ञान होगा लगभग क्या होता है, स्थायी होता है। एंड्यूरिंग, यानी कि लगभग वो जो ज्ञान होगा क्या होगा, स्थायी होगा। जो अचानक सूझ से या संज्ञान से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, स्थायी होता है। और जो ज्ञान हम किसी अभ्यास से करेंगे हो सकता है उसको भूल जाए, लेकिन इनका ये मानना था कि जो प्राप्त ज्ञान है, जो इस थ्योरी से गेस्टाल्टवाद की जो सिद्धांत है उसके अनुसार यदि ज्ञान प्राप्त किया जाए तो वो ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। आगे नेक्स्ट विशेषता इन्होंने क्या बताई, इन्होंने बताया कि जो अधिगम की विशेषता है वो समस्यात्मक परिस्थिति पर निर्भर करती है। यानी कि जैसी आपकी समस्या के लिए परिस्थिति होगी उसी प्रकार का आप अधिगम कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम किसी बच्चे को ये कहते हैं कि सामने वो वस्तु पड़ी है उसको उठा कर लाना है, लेकिन उसके बीच बाधाएं हैं। तो उस बच्चे को उस वस्तु को उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, जिसके अंदर अगर कोई बच्चा बहुत सारे प्रयास कर रहा है तो उसका मतलब वो उसको करने का कोशिश करे। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में अचानक से आया कि ये समस्या तो ऐसे हल हो सकती है, उस वस्तु को तो मैं इतनी जल्दी ऐसे उठा सकता हूँ। तो इसका मतलब जो गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्यात्मक परिस्थिति पर निर्भर करता है कि अधिगम कैसा होगा। जैसी समस्यात्मक के लिए परिस्थितियाँ होगी वैसा ही अधिगम होगा। सुल्तान के सिद्धांत में भी यही था कि उसके सामने समस्या की परिस्थिति जैसी थी उसी प्रकार का उसने अधिगम किया। यदि छड़ी नहीं होती, यदि वहाँ बॉक्स नहीं होती तो उसकी समस्या हल नहीं हो सकती थी शायद। लेकिन जब समस्या की परिस्थिति ऐसी बना दी कि वो समस्या को हल करने के लिए उसके पास संसाधन थे तो उसने उस समस्या को हल भी किया। नेक्स्ट जो विशेषता बताई वो क्या बताया कि अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, यंत्रवत नहीं होती है। लेकिन गेस्टाल्टवादी क्या कहते थे कि अधिगम प्रक्रिया तो यंत्रवत होती है। यंत्रवत का मतलब है कि बार बार अभ्यास करना, रटना, रटने पर बल देना, इस प्रकार से किसी के प्रभाव से अधिगम करना, ये सब चीज़ें यंत्रवत होने की तरह है। जैसे कोई मशीन है, कोई यंत्र है, हम उसका स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो वो चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। लेकिन गेस्टाल्टवादी ये मानते थे कि अधिगम कभी भी यंत्रवत नहीं होता, मैकेनिकल नहीं होता है, बल्कि अधिगम अचानक सूझ से होता है, संज्ञान से होता है। वो ऐसी कोई यंत्र नहीं, कोई मशीन नहीं जिससे हम अधिगम कर सकते हैं, बल्कि अधिगम तो हमारी बुद्धि से होता है, हमारे संज्ञान से होता है, उसको यंत्रवत नहीं कह सकते। नेक्स्ट विशेषता बताइए कि मानव में अनुभव के साथ वृद्धि होती है। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार सुल्तान को पहली बार एक छड़ी से अनुभव हुआ कि मैं इस प्रकार से
दूर अगर भोजन है तो उसको प्राप्त करके भूख अपनी मिटा सकता हूँ। और फिर उसको दो छड़ी से ही पता चला, उसने पहले अनुभव को यूज किया, उसका स्थानांतरण किया। बॉक्स में भी उन्होंने ऐसे पहले एक बॉक्स को लगाया, थोड़ा ऊंचा पहुंचा जब वो गेलों की तरफ, फिर उसने दूसरा बॉक्स लगाया, फिर उसने तीसरा बॉक्स लगाया। इस प्रकार से क्या हुआ कि अनुभव होता गया, और उससे अनुभव के साथ साथ क्या हुई, मानव के अनुभव के साथ, मानव में अनुभव के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है, सीखने में वृद्धि होती है। यानी कि जैसे सिंपली एग्जांपल लो कि अगर आप कोई साइकिल चलाना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले मान लो आपने उसको साइकिल को पकड़ना सीख लिया, वो भी आपका एक अनुभव होगा। उसके बाद आपने उसको कैंची चलाना सीख लिया, फिर आपने उसको जो उसका होता है डंडा जिसको अपने बोलते हैं, उस पर रहकर चलाना सीख लिया, और उसके बाद आपने सीट पर बैठकर चलाना सीख लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मानव में जो अधिगम है वो अनुभव के साथ उसमें क्या होती गई, वृद्धि होती गई। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं। और देख लीजिए, आप अपने घरों पर बहुत सारे काम करते होंगे, पहली पहली बार काम वैसा नहीं होता जैसा कि वो होना चाहिए, लेकिन आप करते हो तो अनुभव आता है, और अनुभव आता है तो उस अनुभव के साथ आपके अधिगम में क्या होती जाती है, धीरे धीरे आगे जब करोगे तो वृद्धि होती जाएगी। इसके बाद देखिए, जो अगली विशेषता बताई उन्होंने, क्या बताया कि समस्या का पूर्ण रूपेण प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। तो ये बहुत बात महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पूरे का पूरा सिद्धांत ही ये कह रहा था कि प्रत्यक्षीकरण कैसा होना चाहिए, समग्र होना चाहिए। समस्या का जब तक हम पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे तब तक समस्या का हल हमारे से नहीं हो पाएगा। यानी कि समस्या है, अगर हम समस्या का थोड़ा बहुत प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसका एक एंगल ही देखते हैं, उसके सारे एंगलों पर नहीं देखते हैं, तब तक हमारे अंदर ऐसी सूझ विकसित नहीं होगी जिससे कि वो समस्या पूर्ण रूप से हल हो जाए। तो समस्या का यदि हम पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे तो पूर्ण रूप से उसका हल भी मिलेगा। और उसके लिए देखिए, जैसा पिक्चर में दिखाया गया कि उसके लिए ज़रूरत क्या है, हमें उसके लिए ध्यान करने की ज़रूरत है, पूर्णतः प्रत्यक्षीकरण करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि प्राणी के लक्ष्य और समाधान से संबंधित। प्राणी के लक्ष्य, यानी कि इन्होंने बताया कि अधिगम जो होता है वो किससे होता है, प्राणी के गोल यानी लक्ष्य से, समाधान यानी सॉल्यूशन से संबंधित होता है। यानी कि जैसा हमारा लक्ष्य होगा उसी प्रकार का हमारा अधिगम होगा, और जिस प्रकार से हमारा लक्ष्य बनेगा उसी प्रकार से उसके अंदर चाहे बाधाएं आए, लेकिन उसका समाधान या सॉल्यूशन भी लक्ष्य से जुड़ा हुआ होता है। जितना बड़ा लक्ष्य है उसका समाधान भी हमारी सूझ के साथ उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो लक्ष्य और समाधान जुड़े हुए हैं, जिसके लिए सूझ का होना जरूरी है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, गेस्टाल्टवादियों ने बताया है कि जो अधिगम को, जो अंतर्दृष्टि को प्रभावित कौन कौन करता है। जो हमारी अंतर्दृष्टि है, जो हमारी सूझ है, उसको प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारक हैं उनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं इसके अंदर। जैसा पहला कारक आपको दिख रहा होगा, बुद्धि। बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारक है अधिगम को जो प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये है कि किसी के अंदर यदि बुद्धि सामान्य है तो उसका जो अधिगम है सामान्य स्तर का होगा। किसी के अंदर बुद्धि उच्च है तो उसका अधिगम उच्च स्तर का होगा, और किसी की बुद्धि यदि सामान्य से भी कम है तो उसका अधिगम उसी प्रकार का होगा। उसको अधिगम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बुद्धि के साथ हम अधिगम को जोड़ते हैं और देखते हैं तो बुद्धि के द्वारा ही अंतर्दृष्टि पैदा होती है, बिना बुद्धि के अंतर्दृष्टि पैदा नहीं हो सकती है। यानी कोई भी समस्या यदि हम हल करते हैं तो उसके पीछे हमारी बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा देखिए, दूसरा होती है अनुभव या आयु। अनुभव वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हमारे अनुभव होंगे वैसे वैसे हमारे अधिगम में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। और देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी आयु कम है, उसको इतना अनुभव भी नहीं है, तो आयु और अनुभव यानी दोनों को अगर देखें तो छोटे बच्चे को हम अगर कोई ऐसा काम बताते हैं जो जिसके बारे में उसको अभी क्या है, कोई अनुभव नहीं है, उसकी आयु अभी इतनी नहीं है कि उस काम को कर पाए, तो वो उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके उसकी आयु और उसका जो अनुभव है वो अभी इतना नहीं है कि जो काम हम उससे करवाना चाहते हैं वो कर पाएगा। ठीक है, एक बच्चा है वो मान लीजिए 5 kg वजन उठा सकता है, हम उसको कहेंगे तो 10 kg या 15 kg वजन उठा के ला, तो क्या उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। पहली बात क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतना अनुभव नहीं है उसको उठाने का, और उसकी आयु भी इतनी नहीं है, इतनी तरह से वो परिपक्व नहीं हुआ है कि उसको वो कर सके। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बच्चा है 5वीं क्लास का, उसको कहें कि आप 10th क्लास का प्रश्न हल करो, तो वो नहीं कर पाएगा।
ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी अनुभव नहीं है इतने बड़े प्रश्न हल करने का, उसकी आयु नहीं है उन प्रश्नों को हल करने का। और साथ में बुद्धि फैक्टर तो मेन है, क्योंकि बुद्धि तो चलेगी, क्योंकि बुद्धि अगर होगी तो हो सकता है कुछ बच्चे अपने को सुपीरियर मिल सकते हैं, ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन जो ये बातें बताई जाती है वो ऐसे नहीं कि 100 में से किसी एक दो बच्चों ने कर दिया तो वो बात मान्य होगी, बल्कि वो बात मान्य होगी जिसमें से अधिकतर बच्चे कर पाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरा जो इन्होंने बताया है, अनुभव अनुभव और आयु के बाद अगला अपने अपने प्रत्यक्षीकरण। तो वो प्रभावित प्रत्यक्षीकरण भी करता है। अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रत्यक्षीकरण भी आता है। अगर हमारा प्रत्यक्षीकरण है वो सही ढंग का नहीं होगा, उचित ढंग से हम प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे किसी भी समस्या का, किसी भी वस्तु का, तो हम उसके बारे में सही ढंग से बता भी नहीं पाएंगे, उसका सही हल भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्यक्षीकरण तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद देखिए प्रयास तथा त्रुटि। अच्छा, प्रयास और त्रुटि ये व्यवहारवादियों में बताया था, लेकिन जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने बताया कि प्रयास और त्रुटि कैसे, कि सुल्तान था जो, उसने अपने प्रयोग के अंदर प्रयास किए थे पहले उन उस जो उसके लिए भूख को शांत करने वाला जो घटक था उसको प्राप्त करने के, और उससे गलतियां भी हुई, वो नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन अंत में जब उसके प्रयास सफल हुए तो वो केवल उसके जो पहले प्रयास किए थे उससे ज़्यादा सफल हुआ था। वो सफल कैसे हुआ था आपको पता है, कि उसके दिमाग में जब वो बात आई ना, भी छड़ी पड़ी है मैं उससे उस भोजन को प्राप्त करूं, या फिर बुक्स पड़े हैं मैं उसको लगा कर केले प्राप्त करूं, तब जाकर उसने ऊपर से जो केले थे वो हासिल कर पाया था। नहीं तो प्रयास तो उसने वैसे बहुत किए थे, उछला था, कूदा था, उसने अपने जो हाथ थे उनसे प्रयास किया था कि उस भोजन को प्राप्त कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अगर प्रयास से होना होता तो वो ऐसे थोड़ा भी उसके हाथ लंबे हो गए, वो उछलने से, वो उछलने के बाद वो ऊपर पहुंच गया या और उछलने लगा, ऐसे थोड़ा ऐसे नहीं हुआ उससे। उसने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, फिर जाकर पहुंचा। तो कहीं ना कहीं प्रयास और त्रुटि इतना जरूर करते हैं कि जब प्रयास त्रुटि हम प्रयास करेंगे, गलतियां होंगी, तो हम उस प्रयास या गलती से हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, इसका तो करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके अलावा कुछ हम सोचेंगे। और सोचना क्या है? बुद्धि है। जब सोचेंगे तो अचानक हमें सूझ पैदा होगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट बताया इन्होंने प्रभावित करने वाला कारक, वो है समस्या की जटिलता। समस्या की जटिलता भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। जैसी समस्या होगी, जितनी जटिल होगी या जितनी आसान होगी, उसी प्रकार से हमारी अंतर्दृष्टि भी कार्य करेगी। इसका मतलब समस्या का जो प्रकार है वो बिल्कुल अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है। समस्या यदि आसान जो समस्या है जो, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, तो हमारी बुद्धि है उसके अंदर बहुत जल्दी कार्य करके उसको हल कर सकती है। और समस्या यदि इतनी